जय हिंद बच्चों। मैं आर एस यादव आपका कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पिछले क्लास में हम लोग कुछ यूनिट्स के बारे में डिस्कस किए थे, जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एफपीएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, एमकेएस क्या होता है, ठीक है ना। इन सब के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं, इनके बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट हुई, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए हेडिंग लगाइए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके पहले हम लोग यूनिट्स के बारे में और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। क्या यूनिट के बारे में और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किए। अब देखिए, तो एक रिलेशन होता है इंपॉर्टेंट, एक क्लास 11th है, ठीक है भैया। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। ये रिलेशन होता है। हिंदी में अगर बोलें, भौतिक राशि, भौतिक राशि इक्वल टू, भौतिक राशियां इक्वल टू क्या बोलेंगे बताइए? आंकिक मान, आंकिक मान इंटू मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। किसका किसका? एक आंकिक मान का और एक मात्रक का। अगर दो ये बातें हमको पता होंगी, आंकिक मान दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, तो हम भौतिक राशि को एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका फार्मूला होता है यार, P इंटू क्यू इक्वल टू एन इंटू यू। क्या? एन यू इंटू यू। एक बात और आप जानेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, यूनिट के यूनिट प्रोपोर्शनल है, अर्थात व्युत क्रमानुपाती है। क्या है? व्युत क्रमानुपाती। कहने का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, भौतिक राशि की न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी बड़ी होगी उसका यूनिट उतना छोटा होगा, ठीक है ना। और अगर यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल छोटा है। फॉर एग्जाम्पल्स में अगर हम आपसे बताएं कि मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी पूछेंगे कितना पढ़ाई किए, तो आप बोल दीजिए सिंपल कि 300 सेकेंड पढ़े हैं। कितना पढ़े हैं? 300 सेकेंड। मम्मी 300 सेकेंड पढ़े हैं, ठीक है ना। अब सेकेंड की यूनिट क्या है? छोटी। इसी को क्या कर देंगे? 5 मिनट पढ़े हैं। या बोल देंगे कि 3600 सेकेंड पढ़ लिए हैं। कितना? 3600 सेकेंड। और मिनट में बोलेंगे तो बताएंगे 60 मिनट पढ़े हैं। घंटा में केवल एक ही घंटा पढ़े हैं। तो मम्मी को अगर बताना हो कितना पढ़ना है, या पापा को बताना है कितना पढ़ने हैं, बताइए। 7200 सेकंड पढ़ चुके हैं टोटल, ठीक है ना। सुना गया? तो यही है, यूनिट जितनी बड़ी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतना छोटा होगा। मतलब मीन्स n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू u होता है। ये बात याद रखेंगे आप। इसी को ऐसे लिखेंगे n1 u1 इक्वल टू n2 इंटू u2। ये बात क्लियर हो गई ना भैया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे, रिलेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बताए हैं आपको। चल रहे हैं आगे, मिटा देना। आप देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? चलिए देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मात्रक या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मात्रक, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? इसे शॉर्टकट में एसआई यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसका जरूरत क्यों पड़ी, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ठीक है ना। ध्यान से देखो, जैसे हम आपसे कहें इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, जैसे मान लीजिए कि आप अमेरिका में आप जमीन अपना बेचना चाहते हैं, बेचेंगे नहीं, मान लीजिए कि कुछ बेचना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपके यहाँ आम है और आम आप अमेरिका में लेकर बेचने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप कि 100 रुपये धरा है आपका आम, क्या है, या मान लीजिए ब्रिटिश में लंदन में गए हैं और 100 रुपये धरा आम बेच रहे हैं। अंग्रेज जो है आपकी बातें समझ ही नहीं पाएंगे, धरा क्या होता है, ठीक है। तो बताएंगे कि कितने पाउंड में, पाउंड में बताइए, पाउंड में, किसमें? पाउंड में। तो नो आपकी बात वो समझ पाएंगे ना आप उनकी बात समझ पाएंगे। क्या हुआ कि इन दोनों में समझौता हुआ इंटरनेशनल लेवल पे कि ना आप पाउंड में हमसे पूछेंगे और ना हम आपको धरा में बताएंगे। धरा का मतलब, या जैसे कि किसी जमीन की बात आई, कह दीजिए कि आप लाठा में बताएं, ठीक है ना, गज में बताएं, फुट में बताएं, तो ये सब चीजें ठीक नहीं था। इंटरनेशनल लेवल पे ये बातें समझ में नहीं आई थी। तो बताया गया कि आप अपने यहाँ धरा पसेरी जो भी है लाठा, उसमें आप बेचिए या खरीदिए, जो भी है ठीक है। और आप लोग भी भैया, ये नहीं कि आप लोग हम लोग बेचेंगे आप लोग नहीं, आप भी फुट में, पाउंड में, ये सब अपना यहाँ अपने यहाँ ले जाइए, ठीक है ना। जब इंटरनेशनल की बात होगी बिजनेस की, तो क्या करेंगे, सब इस मात्रक में बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स में हम बोलें कि आम बेचना है तो आप किलोग्राम में बोलेंगे। वर्ल्ड के कोई भी आदमी इसको जानना जरूरी है, इंटरनेशनल की बात समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया अच्छे से। तो चलिए, यही है एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें इंटरनेशनल यूनिट्स में हम बताए थे आपको ये मूल मात्रक भी होते हैं। तो कुछ मात्रक के बारे में, यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला है आपका मीटर। क्या है? मीटर। मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 मीटर, क्या बच्चा, 1 मीटर क्या होता है भैया, समझ में आ रहा है ना? 1 मीटर क्या होता है? तो 1 मीटर देख लिया जाए थोड़ा सा। 1 मीटर का मतलब यह है कि जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर क्या है, आप बताएंगे 100 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा जाए सेंटीमीटर क्या होता है, तो बताएंगे मिलीमीटर या किलोमीटर। कहने का मतलब कि 1 मीटर कहाँ से आया है, उसका डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लिखिए, 1-1 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा डेफिनेशन है। 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर वह दूरी है जो क्रिप्टॉन गैस की, क्रिप्टॉन गैस आप 11th में पढ़ रहे हैं, जानते होंगे क्रिप्टॉन, इसका परमाणु क्रमांक 36, एटॉमिक वेट 86। क्रिप्टॉन गैस के नारंगी रंग के, नारंगी रंग के प्रकाश के, नारंगी रंग के प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के 1 मीटर वह दूरी है जो क्रिप्टॉन के नारंगी रंग के प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के
16,50,763.7 दिन गुना होता है। इतना गुना होता है। समझ आ गया ना भैया? कहने का मतलब यह है होता है। आपको अगर प्रॉब्लम है तरंग दैर्ध्य में, तरंग दैर्ध्य क्या होता है बच्चों? लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? लेमडा से। अगर आप 9th क्लास में, जूनियर क्लासेस में वेवलेंथ पढ़े होंगे ना, तो वहाँ आपको 3 चीजों का आवश्यकता होती है। वेव की रिप्रेजेंट करने के लिए 3 चीजों का आवश्यकता होती है। एक उसकी फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति, दूसरी उसकी स्पीड, और तीसरा वेवलेंथ। ये होता है। अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं वेवलेंथ क्या होता है। अगर ये वेव है आपका, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आती है ना, उसी की तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जब प्रकाश किसी भी वस्तु से, गैस से निकलता है ना, तो उनमें कुछ कलर निकलते हैं। तो हर एक कलर के लिए कुछ तरंग दैर्ध्य होती है। सुना गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो जो क्रिप्टॉन गैस से नारंगी रंग के प्रकाश निकल रही है, उनकी जो तरंग दैर्ध्य है, उनके 16,50,763 गुना कर दें तो जो लेंथ आएगी क्या कहलाएगी? 1 मीटर। क्लियर हो गया ना अच्छे से? चलिए नेक्स्ट, दूसरा डिफिनेशन। अच्छा, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम लोग जाने, इंपॉर्टेंट है भैया। इसमें कुछ रिलेशन भी याद रखेंगे। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। आपको पता है, जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा जान लेना। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है भैया? 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर ना। 1 मीटर इक्वल टू 10⁶ माइक्रोमीटर। ये सिंबल है माइक्रोन का ना, तो माइक्रो की बात आएगी तो ध्यान दीजिएगा ना। 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर। ठीक है भैया? 1 मीटर इक्वल टू 10⁻15 फर्मी होता है। इतना बातें आप याद रखेंगे ना। और यहाँ से एक बात और ध्यान देंगे, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। अगर आपसे यही उल्टा पूछा जाए, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या बताएंगे? 10⁻² मीटर। अगर 1 मिलीमीटर पूछा जाए, 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर पूछा जाए तो 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर पूछा जाए 10⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर पूछा जाए आपसे 10⁻12 मीटर। 1 फर्मी पूछा जाए, यहाँ देखो, फिर से ध्यान दीजिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। ठीक है? 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर। ये बातें आप ध्यान देंगे, याद रखेंगे। न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना? चलिए, मिटा दे रहे हैं ना भैया? कोई दिक्कत यहाँ नहीं है ना? याद रखिएगा। नोट कर लिया है ना? दूसरा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा है आपका किलोग्राम। 1 किलोग्राम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। किससे? केजी से। 1 केजी, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम वह द्रव्यमान है जो कार्बन के
जो कार्बन की 5.0188 गुणित 10⁻25 परमाणु की द्रव्यमान के बराबर होता है। 1 किलोग्राम और द्रव्यमान है जो कार्बन के इतने परमाणु की द्रव्यमान के बराबर होता है। समझा क्या ना? इसका कहने का मतलब ये है 1 किलोग्राम द्रव्यमान का मतलब ये है कि आप कार्बन लीजिए और उसको इतने परमाणु लाइए। क्या करिए? इतने परमाणु, जैसे बालू के कण है ना, उससे भी छोटे, बहुत छोटे परमाणु होंगे, उसको किसी झोले में पॉलीथीन में रखिए ऐसे। और जब इतने गिन के हो जाएंगे तो उसको गट्ठर मार करके और वेट करेंगे तो जो उस तरफ इसके बराबर चीजें लेंगे क्या होगा? 1 किलोग्राम के बराबर होगा। बात समझ आ गया ना? या फिर दूसरी डिफिनेशन आप 1 किलोग्राम का ये बताएंगे कि 1 किलोग्राम वह द्रव्यमान है जो पानी की 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर में भरने के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मान लीजिए आपका लीटर है, क्या है? लीटर। ये क्या है? लीटर है। और इसमें अगर हम भरें, ये क्या है? लीटर है ना भैया। अगर लीटर में हम पानी भर दें, कितने डिग्री सेल्सियस में सर? 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर में पानी भर दें 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना? तो जो इसको हम पलटेंगे तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो 1 किलोग्राम के बराबर होगा। एकदम अच्छे समझ में आ गया ना भैया? इसको पानी को पलटेंगे और वजन करेंगे तो 1 किलोग्राम के बराबर, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। इसमें भी कुछ रिलेशन होते हैं, आपको ध्यान देना होगा। जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इंपॉर्टेंट। जैसे 1 क्विंटल बराबर 100 केजी, ये आप याद रखेंगे। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, ठीक है। अब और बाकी सब माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, ये सब चीजें सेम टू सेम है। सब कुछ समझ में आ गया ना भैया? चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, आगे चलें। तीसरा लिखेंगे हम लोग सेकेंड। तीसरा क्या लिखेंगे? सेकेंड। तीसरा है आपका सेकेंड। 1 सेकेंड, कुछ बुक्स में सेकंड लिखता है, क्या? सेकंड, ठीक है ना? इसे जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 1 सेकेंड वह समय अंतराल है, वह समय अंतराल है जो सीजियम का मतलब ये होता है एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 55 और एटॉमिक वेट 133 है, ठीक है ना? आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना? याद कर लीजिए देख कर बढ़िया से। 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जो सीजियम की परमाणु घड़ी 9192366317 इतना बार कंपन करता है। समझा गया ना? जो कार्बन सीजियम है ना, सीजियम में जो परमाणु होते हैं, क्या होते हैं? परमाणु। 1 सेकेंड का मतलब समझते हैं? टू हो गया, समझ ना? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना बार कंपन करता है? इतना बार, 9192
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब 19 करोड़, 26,31,770 बार। सुना क्या ना, हाँ इतना बार। या इस 1 सेकेंड का और एक डिफिनेशन है। दूसरा डिफिनेशन क्या है भैया कि 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जो सौर दिवस के 1/86,400 में भाग के बराबर होता है। सुनिए, सौर दिवस क्या होता है यार कि जो सौर दिवस होता है ना, जहां आप रह रहे हैं वहां से जो मैक्सिमम हाइट पे सूर्य जाएंगे वहां, और फिर जब मैक्सिमम हाइट में जाएंगे उनके बीच की जो समय अंतराल है ना, उसी को क्या कहते हैं, एक सौर दिवस। सपोज दैट, मान लीजिए कि आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में मान लीजिए प्रयागराज में रह रहे हैं, ठीक है ना, या विंध्याचल में रह रहे हैं, तो मान लीजिए कि 12 बजे आपके ऊपर सबसे मैक्सिमम हाइट पे सूर्य जाते हैं, फिर नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट पे वो समय अंतराल क्या होगा, 24। इसको हम एक समय अंतराल को 86,400 भाग में बांट दें, जो एक भाग आएगा उसका एक पार्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड। एकदम क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे है आपका चौथा, एक केल्विन। एक केल्विन इसे किस रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ 0। एक केल्विन क्या होता है, एक केल्विन वह ताप अंतर है, वह ताप है, एक केल्विन वह ताप है जो शुद्ध बर्फ के गलनांक तथा शुद्ध जल के क्वथनांक 1 केल्विन वह ताप है जो शुद्ध बर्फ के गलनांक तथा शुद्ध जल के क्वथनांक की ताप अंतर के 100वें भाग के बराबर होता है, 100वें भाग के बराबर होता है। बात क्लियर हो गया ना भैया। 1 केल्विन वह ताप है जो शुद्ध बर्फ के गलनांक तथा शुद्ध जल के क्वथनांक के ताप अंतर के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि शुद्ध जल का गलनांक जो है, क्वथनांक, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। और शुद्ध बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन कहेंगे तो 273, ठीक है ना, सेल्सियस से केल्विन बदल लेंगे, ठीक है ना। ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके जो भाग करेंगे ना 100, 1 डिग्री सेल्सियस आता है। और 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 डिग्री केल्विन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आएगा आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। देखते हैं रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, 1 मिनट। देखिए तो यहाँ हम लोग नेक्स्ट है 5 एम्पियर। क्या, 1 एम्पियर, ठीक है ना भैया, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या है बच्चों, अब ध्यान सुनिएगा, इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा बड़ा है ना। 1 एम्पियर, पहले समझ लीजिए इसको। जब हम 2 चालक तार को निर्वात अथवा वायु में लटका देंगे, उनके बीच की दूरी समांतर लटकाएंगे। कैसे, समांतर लटका देंगे, उनके बीच की दूरी 1 मीटर कर दिया जाए, ठीक है ना।
उसमें से करंट फ्लो किया जाए तो उसके प्रति एकांक लंबाई पर यदि 2.0 गुणित 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो तो उनमें बहने वाली धारा क्या होगी? 1 एम्पियर कहलाएगी। बात समझ में आया? फिर से सुनिए ध्यान से। ये क्या कह रहा है कि ये दो समांतर अनंत लंबाई के तार निर्वात अथवा वायु में लटका दिया जाए। क्या किया जाए? लटका दिया जाए। और उनके बीच की दूरी कितना हो जाए? 1 मीटर। कितना हो जाए? 1 मीटर। तो उनके प्रति एकांक लंबाई पर यदि इतना बल उत्पन्न होने लगे, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, तो उसमें जो धारा उत्पन्न होगी कितना होगी? 1 एम्पियर। ठीक है ना? बात क्लियर हो गया अच्छे से? नेक्स्ट तो डिफिनेशन लिखेंगे क्या? लिख देते हैं। चलिए 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो दो समांतर अनंत लंबाई के तार निर्वात अथवा वायु में लटका दिया जाए और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो। कितना? 1 मीटर हो। समझ पा रहे हैं? और उनमें धारा प्रवाहित किया जाए यदि तार में प्रति एकांक लंबाई पर 2.0 गुणित 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो उनमें प्रवाहित धारा तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अच्छा, 1 एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना भैया? 1 एम्पियर कहलाती। ठीक है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो समांतर अनंत लंबाई के तार निर्वात अथवा वायु में लटका दिया जाए और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो और उनमें धारा प्रवाहित किया जाए यदि तार में प्रति एकांक लंबाई पर, मतलब 1 मीटर लंबाई पर 2.0 गुणित 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो, तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाएगा। इसका कहने का मतलब है कि जब तार लटका देंगे उसमें धारा प्रवाहित कराएंगे ना, तार या तो ऐसे चपकना स्टार्ट हो जाएगा या तो दूर। अगर किसी तरीके से आप पता लगा लें कि बल इतने तेजी से चपक रहा है, फोर्स लग रहा है, उसमें जो धारा बह रही है तो क्या कहलाएगी? 1 एम्पियर। ठीक है ना भैया? चलिए इसको मिटा दिया जाए। नेक्स्ट है आपका ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता किसका? हाँ, कैंडिला। एक कैंडिला अथवा है आपका एक कैंडिला। इसे सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो समझ लीजिए इसको भी। एक कैंडिला
कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, अर्थात प्रकाश का मात्रक है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जब हम प्लेटिनम की धातु को गर्म करें जिसका क्षेत्रफल 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना, या फिर 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो, यदि हम किसी प्लेट के टुकड़े को उसके गलनांक तक गर्म करें और जिसका क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर हो, उसमें से जो प्रकाश निकल रही है वो एक कैंडिला कहलाएगी। समझ गए? यदि प्लेटिनम एटॉमिक नंबर 78, ठीक है। यदि प्लेटिनम की टुकड़े को उसके गलनांक तक गर्म करें, और गलनांक होता है लगभग 1750 डिग्री सेल्सियस। गलनांक तक गर्म करें तो गलनांक करें, यदि प्लेटिनम के टुकड़े को उसके गलनांक तक गर्म करें और उसका क्षेत्रफल, और उसका मतलब प्लेटिनम की टुकड़े का उसका क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल लिखे ना, 1/60,000 मीटर स्क्वायर हो। यदि प्लेटिनम के टुकड़े को उसके गलनांक तक गर्म करें और उसका क्षेत्रफल 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो, तो उसमें से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता कितना करेगी? तीव्रता 1 कैंडिला कहलाती है। कोई दिक्कत भैया? नहीं, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट 7वां है मोल मात्र। तो ये है मोल। 6 जो पहले पढ़े हम लोग, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोल से, ठीक है ना। अब मोल, ये मोल होता है, ठीक है। 1 मोल क्या होता है भैया? 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो कार्बन के 12 ग्राम में परमाणुओं में उपस्थित होता है। तो लिख लिया जाए, 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जो कार्बन मतलब C12 के 0.0012 या 12 ग्राम लिख देना, 12 ग्राम कहें या फिर 0.0012 ग्राम लिख दें। ग्राम 1 मोल किसी पदार्थ की वो मात्रा होती है जो कार्बन के 12 ग्राम में 12 ग्राम की परमाणुओं में उपस्थित होती है, या परमाणु की संख्या के बराबर होती है। समझा गया ना? कहने का मतलब कि 1 मोल बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर पदार्थ लेंगे ना, जैसे कि मान लीजिए कि आप सोना ले लीजिए, क्या, गोल्ड, ठीक है ना, और बोले कि इसमें कितने गोल्ड, दैट इज एयू के कितने परमाणु होंगे? बहुत ढेर सारे होंगे। क्या? बहुत ढेर सारे होंगे। कितने ढेर सारे? बहुत। 1 मोल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 6.023 10⁻23 इतने परमाणु होते हैं।
समझ आ गया ना? तो आगे बताएंगे कि क्यों नहीं लेते, कैसे नहीं लेते। ये बात क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए